तो इंडियन पॉलिटिक्स में हमने देखना है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें हमने लेजिस्लेचर देखना है तो लेजिस्लेचर में यूनियन पार्लियामेंट सबसे पहले आता है लेकिन यूनियन पार्लियामेंट पे जाने से पहले डेमोक्रेसी की बात होती है। तो जब डेमोक्रेसी की बात होती है वो आपने पता है, आपने वो पढ़ा है। टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, वन इज डायरेक्ट एंड अनदर इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पर ओपन असेंबलीज होती है तो वो स्विट्ज़रलैंड के कुछ स्टेट्स में है, स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटोन्स में पाई जाती है। और वो डेमोक्रेसी जो इनडायरेक्ट होती है वो इंडिया में पाई जाती है, बाकी देशों में भी पाई जाती है। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो उन एरियाज में पाई जाती है जहाँ पॉपुलेशन कम होती है, स्टेट्स छोटी होती है। तो स्विट्ज़रलैंड उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, पूरे स्विट्ज़रलैंड में नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटोन्स में। इसी तरह जो डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वो इन स्टेट्स में पाई जाती है जिनकी पॉपुलेशन खासी ज़्यादा होती है। और जो मॉडर्न स्टेट्स है, मैक्सिमम ऑफ द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है उनके यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। चाहे इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, इंग्लैंड अमेरिका की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे है, यहाँ पर लोग किनको रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के लिए काम करते हैं। तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस, वो डायरेक्ट इलेक्शन से बन जाते हैं। तो रूल जो रहता है रूल लोगों का खुद का नहीं रहता है बल्कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स का रूल रहता है। दैट इज इनडायरेक्ट रूल यहाँ पर रहता है। तो हम कह सकते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दिस इज नोन एज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और बाय द वे इन जनरल डेमोक्रेसी क्या है, when you will be having a right to vote, when you will be having a choice to choose to elect to appoint your representatives. So right to vote in general is itself a democracy, is itself a democracy. So इंडिया में अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे, इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के लिए, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स है, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है यानी लिबर्टी इक्वलिटी जिसमें आती है, लिबर्टी इक्वलिटी जस्टिस, वो सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में अवेलेबल है या इंडियन प्रेम्बल में वो अवेलेबल है। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी के साथ साथ जस्टिस भी अवेलेबल है सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए। तो जब एक कंट्री में लोग एंजॉय करते होंगे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी की वहाँ पर ये क्ल्यूज है, निशानात है। तो इंडिया में जो है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स नेसेसरी फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हम देखते हैं अपने लिए जो फंडामेंटल राइट्स है। अगर कभी कभार आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे स्नैच होते हैं देन यू कैन नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट और कोर्ट आपको रिट्स इशू करता है आर्टिकल 32 के तहत, या हाई कोर्ट आपको रिट्स इशू करता है आर्टिकल 226 के तहत। तो इंडिया में डेमोक्रेसी जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और इंडियन सिटीजन्स एंजॉय करते हैं बोथ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस एज वेल। और जहाँ तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वास्ट है एज यू नो। इसमें कम से कम 395 से लेके 470 आर्टिकल्स है, या 22 से लेके 25 पार्ट्स है या चैप्टर्स है, या इसमें 12 शेड्यूल्स है या शेड्यूल्स है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये आर्टिकल्स है इनके लिए एक ट्रेंड है, हाउ यू पीपल विल रिमेंबर देम, वी विल कम टुवर्ड्स दैट लेटर, बट लेट्स गो टुवर्ड्स इंडियन पार्लियामेंट फर्स्ट। जो इंडियन पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में है, इंडिया ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ये बारूद कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर borrowed. They were borrowed from the foreign constitutions, foreign countries constitutions like England. इंग्लैंड से इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो मदर है वो इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड से ही इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बारो की थी। तो इंग्लैंड से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया ने बारो की थी। तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसी तरह यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बदले राज्यसभा है और हाउस ऑफ कॉमन्स के बदले लोकसभा है। तो इसी तरह अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे, इंडिया ने वो बारो किया यूनाइटेड स्टेट से। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ने बारो की इंग्लैंड से, और इंग्लैंड से इन्होंने बारो किए। तो इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, उसके 2 हाउसेस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। और इसी तरह यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स के बदले लोकसभा है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बदले राज्यसभा है। और जहाँ तक लोकसभा है इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है या इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, और जो राज्यसभा है इसको अपर हाउस या इसको हाउस ऑफ या काउंसिल ऑफ स्टेट्स या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको कहा जाता है।
और जो ऑफिशियल्स होते हैं लोकसभा के वो होता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा के होते हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। और जहां तक ऑफिस ऑफ द स्पीकर की बात है, ये भी इंडिया ने इंग्लैंड से बारो किया था। और जहां तक इंडियन पार्लियामेंट की बात है, जब कोई आपसे पूछे इंडियन पार्लियामेंट कंपोज ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें ये किस किस चीज से बना है? इंडियन पार्लियामेंट में तीन चीजें हैं, एक तो बाइकैमरल है और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट में क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ टू हाउसेस एंड प्रेसिडेंट, टू हाउसेस एंड प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। और जहां तक इंडियन पार्लियामेंट की बात है, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जो डिजाइनिंग हुई है, जो इंडियन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनी थी, उसकी जो डिजाइनिंग की थी, दैट वाज हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुटियन। हर्बर्ट बेकर एंड एडवर्ड लुटियन, ये दो आर्किटेक्चर्स थे, दो इंजीनियर्स थे, जिन्होंने नक्शा दिया था, जिन्होंने डिजाइन दिया था पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का। और जो गवर्नर जनरल इंडिया थे, गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे, लॉर्ड एरविन, उन्होंने इनाग्रेट किया था ये स्ट्रक्चर 18 जनवरी 1927 को, 18 जनवरी 1927 को। तो लॉर्ड एरविन ने जो पुरानी बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, अब इसको नए सिरे से बना रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है उसको लॉर्ड एरविन जो गवर्नर जनरल थे 1927 के दौरान, उन्होंने इनाग्रेट किया था इस बिल्डिंग को, पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को। और इसका जो डिजाइन या नक्शा जो दिया था, वो दो इंजीनियर्स ने दिया था, हर्बर्ट बेकर एंड सर एडवर्ड लुटियनस, हर्बर्ट बेकर एंड सर एडवर्ड लुटियनस। तो ये दो मतलब दो पर्सनलिटीज है जिन्होंने डिजाइन दिया था इंडियन पार्लियामेंट का। ये कभी कभार पूछा जाता है, आया था ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इंडियन पार्लियामेंट का जो है हाँ, एसएसबी के एग्जाम में आया था ये कि इंडियन पार्लियामेंट का जो नक्शा था वो किसने दिया था, वो किसने दिया था। तो इंडियन पार्लियामेंट की बात हुई। और इंडियन पार्लियामेंट में ये जो दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपको पता है इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा कम से कम आपकी एज जो 25 होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए कम से कम जो एज है मेंबर बनने के लिए वो 30 होनी चाहिए। हाँ, ये कंपलसरी है, सिटीजन ऑफ द कंट्री होना चाहिए, बाकी फिर एज की बात होती है। इसके अलावा जो ये लोकसभा होता है, लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं या मेंबरशिप जो लोकसभा की है, मेंबरशिप जो लोकसभा की है वो 552 है, लेकिन करंटली जो मेंबरशिप है वो 545 है, 545 है। होनी चाहिए 552, लेकिन अभी जो मेंबरशिप है वो 545 है। 545 मेंबरशिप जो है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स या लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट से, यानी स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं लोकसभा के लिए। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं लोकसभा के लिए। इसके अलावा दो मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। उन दो मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? उन दो मेंबर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस कम्युनिटी से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो 552 इसकी मेंबरशिप होनी चाहिए, लेकिन अभी इसकी मेंबरशिप सिर्फ 545 है। और जहां तक बात है लोकसभा के टर्म की, लोकसभा की जो टर्म है वो 5 ईयर्स है। 42nd अमेंडमेंट से 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ये टर्म 6 साल की थी, लेकिन जनता गवर्नमेंट ने 1978 में 44th अमेंडमेंट से ये टर्म 6 से वापस 5 साल कर दी। तो 42nd अमेंडमेंट से ये टर्म 5 से 6 साल की गई थी 1976 में, और 44th अमेंडमेंट से ये टर्म वापस 1978 में 6 साल से 5 साल की गई। और लोकसभा के लिए जो डायरेक्ट इलेक्शंस हो जाते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, तो 18 साल से ऊपर जिनकी भी एज है वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन से ये चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, और ये 5 साल तक इलेक्ट हो जाते हैं, 5 साल तक इलेक्ट हो जाते हैं। और जो दूसरा हाउस है राज्यसभा, राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो 250 है, 250 उसकी मेंबरशिप है। तो 250 राज्यसभा की मेंबरशिप है, और उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आते हैं। जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ जाते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन से वो आ जाते हैं, चाहे स्टेट्स की बात हो या यूनियन टेरिटरीज की बात हो। तो ये जो 250 मेंबर्स होते हैं उसमें जो 238 टू 38 मेंबर्स होते हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस तरह वो वहाँ नॉमिनेट करता है, अपॉइंट करता है दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को, क्योंकि उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, तो वो दो को अपॉइंट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा के लिए, और 12 मेंबर्स को वो अपॉइंट करता है राज्यसभा के लिए। लेकिन ये 12 मेंबर्स क्या होते हैं? इनके पास कुछ स्पेशल होता है, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, नॉलेज या सोशल सर्विसेज इनके पास स्पेशल होती है।
और जो राज्यसभा है ये अपर हाउस है और जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है। और जो करंटली जो अगर 250 इसकी मेंबरशिप होनी चाहिए, लेकिन अगर करंटली अगर हम प्रेजेंटली हम देखेंगे वहां सिर्फ 245 मेंबर्स है। 245 मेंबर्स है। 245 में 229 स्टेट से, 4 यूनियन टेरिटरी से और 12 अपॉइंटेड मेंबर्स है। तो 229 स्टेट से, 4 यूनियन टेरिटरीज से हो गई 233 और 12 मेंबर्स जो है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो 250 में से अभी करंटली जो मेंबरशिप है वो 245 है। 245 है। 229 फ्रॉम स्टेट्स, 4 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 12 अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी तरह जो लोकसभा की मेंबरशिप है, लोकसभा में मैंने आपको बता दिया कि वहां पर जो मेंबरशिप है वो 552 है, लेकिन अभी वहां की जो मेंबरशिप है वो भी कितनी है, वो भी अभी 545 है। और जहां तक बात है लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों के पास कॉमन पावर्स है। लेकिन जो मैंने टर्म बता दी वो लोकसभा की 5 साल है, लेकिन वहां पर वो टर्म 42nd अमेंडमेंट से 6 साल की गई थी और 44th अमेंडमेंट से वापस वो टर्म 5 साल कर दी गई थी। लेकिन जहां तक राज्यसभा की बात है, राज्यसभा को कहा जाता है इट्स अ परमानेंट हाउस। इट्स अ परमानेंट हाउस व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ये डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। ये डिसॉल्व नहीं होती है, परमानेंट हाउस होता है ये। और जो राज्यसभा की बात होती है, राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो 6 साल के लिए आ जाते हैं। 6 साल के लिए वो आ जाते हैं और 6 साल वो रहते हैं। तो 6 साल के दौरान इसकी जो मेंबरशिप है, 1/3 मेंबरशिप रिटायर हो जाती है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, तो आफ्टर एवरी 2 ईयर्स जब इसकी मेंबरशिप रिटायर हो जाती है तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये हाउस कभी खाली नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर एवरी 2 ईयर्स इसकी मेंबरशिप चली जाती है, 1/3 मेंबरशिप चली जाती है और नए मेंबर्स उनकी जगह पर आ जाते हैं। तो ये हाउस जो है कभी एम्प्टी, कभी खाली नहीं होता है, लिहाजा परमानेंट हाउस है और कभी डिसॉल्व भी नहीं होता है। और अगर डिसॉल्व कोई हाउस होता है वो लोकसभा है। जब गवर्नमेंट गिर जाती है, अगर लोकसभा में गवर्नमेंट के खिलाफ क्या वोट पास हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास हुआ, तो वहां की जो गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट है वो गिर जाती है। वो गिर जाती है क्योंकि हाउस का जो कॉन्फिडेंस है वो गवर्नमेंट में नहीं रहता है, तो वो गवर्नमेंट गिर जाती है। दैट इज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो जाता है तो वो गवर्नमेंट वहां पर गिर जाती है। तो इसलिए कहा जाता है लोकसभा डिसॉल्व होता है, लेकिन जो राज्यसभा ये परमानेंट है, डिसॉल्व नहीं होती है। और जो टर्म है, टेनवर है राज्यसभा के मेंबर्स का, वो 6 साल होता है। एंड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ दिस मेंबर्स गेट्स रिटायर्ड। और जो इसके ऑफिशियल्स है वो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन है। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। और जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, रिजर्वेशन की बात है, सॉरी, रिजर्वेशन जो है SC/STs या अदर माइनॉरिटीज के लिए जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन है, ऑलमोस्ट 79 सीट्स है SC/STs के लिए, वो रिजर्व रखी जाती है। जो पावर्स होते हैं इन हाउसेस के, चाहे लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, दोनों अमेंडमेंट में हिस्सा लेते हैं, दोनों प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, या लॉ मेकिंग प्रोसेस में दोनों हिस्सा लेते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन हो, एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो, इन सभी जो ये डिबेट्स, डिस्कशंस, इनमें ये हिस्सा लेते हैं, जो भी ये पावर्स होते हैं, जो भी ये फंक्शंस होते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों को। लोकसभा के पास स्पेशल कुछ पावर्स है और इसी तरह राज्यसभा के पास भी स्पेशल कुछ खासकर 2 पावर्स है। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे, जो रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होता है वो सिर्फ लोकसभा पास करती है और वो लोकसभा में ही पास होता है, वो राज्यसभा के पास वो पावर नहीं है। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पावर लोकसभा के पास है, नंबर 1। नंबर 2, बजट के बारे में डिस्कस राज्यसभा करती है, लोकसभा करती है। लेकिन बहुत सारे बिल्स वो है, बहुत सारे बिल्स पास होती है दोनों हाउसेस के डिस्कशन के बाद। लेकिन मनी बिल वो बिल है जो लोकसभा में पहले प्रेजेंट की जाती है, डिस्कस होता है, पास की जाती है, राज्यसभा के पास चली जाती है। 14 दिन का टाइम दिया जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा उसके बारे में कुछ करे, क्रिटिसाइज करे, फेवर करे, कुछ बोले या अपने पास रखे, लेकिन 14 दिन के बाद वो डीम की जाती है
पास बाय द राज्यसभा। दैट मीन्स मनी बिल के बारे में राज्यसभा का कुछ भी नहीं चलता, वो कुछ कहे ना कहे, क्रिटिसाइज करे, अपने पास बिल रखे या बिल को 14 दिन के अंदर ही भेजे, 14 दिन के बाद भी अपने पास रखे, लेकिन उसको डीम किया जाता है बिल इज पास बाय द बोथ हाउसेस, क्योंकि बिल के बारे में जो रियल मनी बिल के बारे में जो रियल पावर है वो लोकसभा के पास है, और लोकसभा से निकलते हुए 14 दिन तक ये राज्यसभा के पास रहने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। प्रेसिडेंट इस पे अपने दस्तखत देता है तो ये बिल कानून बन जाती है, एक्ट बन जाती है। तो मनी बिल के बारे में जो स्पेशल पावर है वो राज्यसभा के वो लोकसभा के पास है। लो कॉन्फिडेंस के बारे में जो स्पेशल पावर है वो लोकसभा के पास है। वोट एंड अकाउंट्स जो बजट की बात होती है, वोट एंड अकाउंट्स की जो बात होती है वो भी लोकसभा के पास है। तो ये 3 स्पेशल पावर से लोकसभा के पास, जो कि राज्यसभा के पास नहीं है। अब राज्यसभा के पास 2 स्पेशल पावर से जो लोकसभा के पास नहीं है। वन इज आर्टिकल 249, अनदर इज आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 में क्या होता है? आर्टिकल 249 में देखो, डिवीजन ऑफ पावर्स, इंडिया इज फेडरल, तो डिवीजन ऑफ पावर्स है यहाँ पर कुछ। ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, मैं आपने सुना है स्टेट लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, और रेजिडुअरी पावर्स। रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास है। कनकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आइटम्स हैं जिन पे सेंटर और स्टेट दोनों कवानीन बनाते हैं। स्टेट लिस्ट वो चीजें हैं जिन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और यूनियन या सेंट्रल लिस्ट वो चीजें उस लिस्ट में है जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के बारे में राज्यसभा के पास ये पावर है 249 आर्टिकल के तहत कि वो अगर किसी चीज के बारे में सोचे जो स्टेट लिस्ट में है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा अगर हम इस पे लेजिस्लेट करें। दैट मीन्स 249 के तहत राज्यसभा पार्लियामेंट को एम्पावर करती है कि वो लेजिस्लेट करे स्टेट लिस्ट के किसी चीज पे, स्टेट लिस्ट के किसी चीज पे। दैट मीन्स आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा पार्लियामेंट में किसी भी स्टेट लिस्ट पे वो लेजिस्लेट करती है, कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं अगर उनको लगे ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। तो एक तो आर्टिकल 249 के तहत ये स्पेशल पावर है राज्यसभा को कि वो लेजिस्लेट करते हैं किसी स्टेट लिस्ट की आइटम पर, किसी स्टेट लिस्ट के चीज पे, आइटम पे वो कानून बनाते हैं। आर्टिकल 249 के तहत ये पावर है राज्यसभा को, ये एक स्पेशल पावर है। और जो दूसरा स्पेशल पावर है राज्यसभा का वो है आर्टिकल 312। 312 आर्टिकल अगर आप देखेंगे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है, पब्लिक सर्विसेज के बारे में है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में राज्यसभा को स्पेशल पावर है इस आर्टिकल के तहत कि वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि वो चेंज करे, मॉडिफिकेशंस लाए ऑल इंडिया सर्विसेज में जो कॉमन होंगी फॉर बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट। तो आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312 आर कंटेनिंग द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो ये स्पेशल पावर्स तो है राज्यसभा के पास, और इसी तरह 3 स्पेशल पावर्स है लोकसभा के पास। बाकी इनके भी जो पावर्स है वो कॉमन है। इसके अलावा पार्लियामेंट में कुछ टर्मिनोलॉजीज भी आती है। पार्लियामेंट में जो टर्मिनोलॉजीज आती है, जैसे हम कहते हैं सेशन। अगर हम सेशन की बात करेंगे तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, सेशन किसको हम कहते हैं? प्रेसिडेंट बहुत बार फ्रॉम टाइम टू टाइम समन करता है पार्लियामेंट को, लेकिन मैक्सिमम जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा 2 सेशंस के बीच नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी कहा जाता है कम से कम पार्लियामेंट को 2 मरतबा साल में मिलना चाहिए, डिबेट करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सेशंस की बात है इन ईयर, तो 3 सेशंस होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के पास: बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। जो बजट सेशन की बात है वो फरवरी से मई तक रहता है। फरवरी टू मई बजट सेशन, उसके बाद जून में गैप, तो जुलाई से सितंबर मानसून सेशन। तो फरवरी टू मई बजट सेशन, फिर जून का महीना गैप है, तो जुलाई से सितंबर तक मानसून सेशन। उसके बाद अक्टूबर का महीना गैप है, तो नवंबर दिसंबर विंटर सेशन, नवंबर दिसंबर विंटर सेशन। फिर आपको पता है जनवरी गैप है, तो फरवरी से फिर बजट सेशन। ऑलमोस्ट एवरी सेशन के बाद 1 महीने की गैप है, 1 महीने की गैप है। अगर अब सेशन को डिफाइन करना होगा, हम कह सकते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज द टाइम पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल फरवरी में सिटिंग लगी बजट की, तो इट इज फर्स्ट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट till it is abrogated, till it is prorogation. Prorogation that means जब ये डिसॉल्व होगा, जब ये सेशन खत्म होगा। तो फरवरी से लेके
मई तक जो ये सेशन चलता है, फर्स्ट मीटिंग से लेके आखिरी मीटिंग तक, जब इसको प्रेसिडेंट कॉल ऑफ करता है, स्पीकर और प्रेसिडेंट इसको मिलके कॉल ऑफ करते हैं, तब जाके ये सेशन खत्म हो जाता है। तो ये एक सेशन हो गया। जब सेशन को डिफाइन करना होगा, सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस till it is prorogation and dissolution। तो ये एक सेशन होता है। अब जब आपको मैंने बताया कि 3 सेशंस होते हैं, बजट, मानसून और विंटर। बजट फरवरी से मई, फिर जुलाई से सितंबर मानसून, फिर नवंबर दिसंबर विंटर। अगर हम बजट और मानसून के बीच गैप देखेंगे तो वो जून का महीना है। दैट मीन्स द गैप बिटवीन 2 सेशंस जो रहता है, जिसमें कोई काम नहीं होता है, जिसमें पार्लियामेंट मिलता नहीं है, वो जून का महीना है। अगर हम बजट सेशन और मानसून सेशन के बीच की बात करेंगे, दैट इज जून मंथ एंड दैट इज नोन एज रिसेस, RECESS, रिसेस। तो सेशन इज फॉलोड बाय रिसेस। 2 सेशंस के बीच जो गैप आती है, दैट इज नोन एज रिसेस, दैट इज नोन एज रिसेस। उसके बाद एक टर्म आ जाती है, दैट इज एडजर्नमेंट, दैट इज एडजर्नमेंट। जब एडजर्नमेंट की बात करते हैं, एडजर्नमेंट हम कह सकते हैं ये सस्पेंड करती है वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। जब हम कहते हैं, वो स्पीकर आपने देखा होगा बहुत बार कहता है द हाउस इज एडजर्न्ड, हाउस इज एडजर्न्ड, दैट इज एडजर्नमेंट। या एडजर्नमेंट सस्पेंड्स द वर्क इन अ सिटिंग। एक सेशन में एक मीटिंग जो चलती है मॉर्निंग या इवनिंग की, तो स्पीकर वहां ऐलान करता है सस्पेंड्स द वर्क, वो एडजर्नमेंट मोशन होती है, एडजर्नमेंट का ऐलान वो करता है, हाउस इज एडजर्न्ड। वो कहता है ये एडजर्न जो होता है, इसको हम कहते हैं एडजर्नमेंट। इट सस्पेंड्स द वर्क फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। ये 1 घंटा भी हो सकता है, कॉल ऑफ वर्क करो 1 घंटे के लिए भी, या कुछ दिनों के लिए भी, कुछ हफ्तों के लिए भी, तो वो एडजर्नमेंट होती है, वो एडजर्नमेंट होती है। दैट मीन्स इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, हाउस इज एडजर्न टिल 12 o'clock, हाउस इज एडजर्न टिल 3 days, हाउस एडजर्न टिल 2 weeks। तो इसमें गिवन टाइम पीरियड है, तो ये एडजर्नमेंट है। दूसरी जो टर्म है वो एडजर्नमेंट साइन डाई है, एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई में भी यही एडजर्न होता है, लेकिन वहां कोई आप टाइम पीरियड नहीं बताते हो। तो दैट इज टर्मिनेशन ऑफ अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। तो जब आप टाइम पीरियड बताते हो, हाउस इज एडजर्न फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू वीक्स, फॉर 2 hours, दैट इज एडजर्नमेंट। जब आप कहते हो हाउस इज एडजर्न फॉर इंडेफिनिट पीरियड, दैट इज एडजर्नमेंट साइन डाई, एडजर्नमेंट साइन डाई। उसके बाद एक और टर्म आती है, दैट इज प्रेरोगेशन, दैट इज प्रेरोगेशन। प्रेरोगेशन जैसे मैंने बता दिया, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है या चेयरमैन या स्पीकर होता है, वो डिक्लेयर करता है साइन डाई का, एडजर्नमेंट साइन डाई का। जो मैंने अभी बता दिया, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होती है, फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए कॉल ऑफ करना। लेकिन जो प्रेरोगेशन का पावर है, ये प्रेसिडेंट के पास है। प्रेरोग का मतलब है PROROGUE, प्रेरोग, PROROGUE, प्रेरोग। इसका मतलब है एंडिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और ये जो एंडिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, ये पावर किसके पास है, ये प्रेसिडेंट के पास है। तो एंडिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एक सेशन खत्म करना, प्रारोग करना, ये पावर किसके पास है, ये प्रेसिडेंट के पास पे पावर होता है। ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है प्रोरोगेशन का। तो प्रोरोग करना हाउस को, वो किसके पास ये पावर है, ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहता है। तो जब हम एडजर्नमेंट की बात करते हैं, एडजर्नमेंट में क्या होता है, एडजर्नमेंट में होता है सिटिंग। मतलब अगर ये सेशन 3 महीनों का है, इसकी एक मीटिंग कॉल ऑफ कर दी गई है कुछ घंटों के लिए, तो वो एडजर्नमेंट होती है। लेकिन जो प्रोरोगेशन होती है, ये सिटिंग के साथ साथ सेशन को भी खत्म कर देती है। तो ये जो प्रोरोगेशन होता है, ये एंड ऑफ द सेशन पर होता है, एंड ऑफ द सेशन पर होता है। और जो एडजर्नमेंट होता है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, यानी स्पीकर करता है या चेयरमैन करता है। राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर करता है। लेकिन जो ये प्रोरोगेशन की बात होती है, तो प्रोरोगेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अब आपको सेशन बुलाना है लोकसभा का, लोकसभा का आपने सेशन बुलाना है। तो इसके में लोकसभा में अगर 550 मेंबर्स है, तो quorum क्या है, quorum होता है कितने मेंबर्स कम से कम आपके पास लोकसभा में होनी चाहिए, क्या आप मीटिंग बुला सकते हैं। अगर सारे मेंबर्स नहीं आएंगे, कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 1/10 ऑफ द मेंबरशिप। दैट मीन्स 550 अगर मेंबरशिप है, दैट मीन्स 1/10 ऑफ इट, दैट मीन्स 55 मेंबर्स। लोकसभा के लिए आप सेशन बुला सकते हो अगर आपके पास हाउस में कितने 55 मेंबर्स है। और तो ये quorum है, quorum, 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 quorum।
कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द हाउस before it can transact any business. Before it can transact any business. But minimum membership required for the transaction of the business in the house. Minimum number of members required for the transaction of business in the house. That is known as quorum. That is known as quorum. QUORUM, quorum. एंड द quorum, जो मिनिमम मेंबरशिप है लोकसभा की वो 55 है, और जो मिनिमम मेंबरशिप है राज्यसभा के लिए वो 25 है। 25 है, तो 25 एंड 55 इज द मेंबरशिप रिक्वायर्ड फॉर राज्यसभा एंड लोकसभा रेस्पेक्टिवली एज फार एज quorum इज कंसर्न। उसके बाद एक और कुछ डिवाइसेस आती है पार्लियामेंट की जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर जो होता है, जब ये पार्लियामेंट की सिटिंग सेशन की स्टार्ट होती है, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस डे, फॉर दिस क्वेश्चन आवर के लिए पहला घंटा रहता है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दे पोज क्वेश्चंस एट द मिनिस्टर्स, दे पोज क्वेश्चंस एट द मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स उनको आंसर्स, रिप्लाईज, रिस्पॉन्सेज देते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं: स्टेयर्ड क्वेश्चंस, अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड। जो स्टेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टेयर्ड क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं, स्टेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको जवाब देना होता है ऑरल आंसर। तो स्टेयर्ड क्वेश्चंस के लिए जवाब ऑरली होता है और कोई दूसरा क्वेश्चन फॉलो नहीं करता है, तो ऑरली इसका जवाब मिलता है। जो अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस होता है इसके लिए रिटन आंसर की जरूरत होती है, लिहाजा जब रिटन आंसर की जरूरत इसके लिए होती है तो यहाँ भी कोई, तो स्टेयर्ड क्वेश्चंस के लिए जब ऑरली आप जवाब देते हो तो वहां पर आप दूसरे क्वेश्चंस भी पोज करते हो। तो स्टेयर्ड क्वेश्चंस में आपको ऑरली आंसर मिलता है मिनिस्टर से, तो आप दूसरे क्वेश्चंस भी पोज करते हो, तो अदर क्वेश्चंस कैन फॉलो, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। लेकिन जो ये अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको रिटन आंसर लेना पड़ता है मिनिस्टर से, तो कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप यहाँ पर नहीं कर सकते। वो सिर्फ आप वहां स्टेयर्ड क्वेश्चन में कर सकते थे जहां पर आपको ऑरली आंसर मिलता है, तो अनस्टेयर्ड में आपको रिटन आंसर मिलता है। उसके बाद तीसरा आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होता है दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। ये ऑरली इसका भी आंसर मिलता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का भी ऑरली आपको आंसर मिलता है, लेकिन इसके लिए आपने एडवांस में 10 दिन की नोटिस देनी पड़ती है, 10 दिन की नोटिस देनी पड़ती है। उसके बाद एक तो ये तीन तरीके के क्वेश्चन आवर्स में तीन तरीके के क्वेश्चंस होते हैं: स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और रिटर्न आंसर यहाँ पर सिर्फ एक के लिए, चाहे वो अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस के लिए होते हैं। एक और टर्म है वो जीरो आवर है। जीरो आवर जो है ये इंडियन पार्लियामेंट प्रोसीजर्स में तो पहले नहीं थी, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में आ गई 1962 से। ये एक इनोवेशन है इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में। और ये जो जीरो आवर है ये पहले मेंशन नहीं थी, तो 1962 से वजूद में आई, और इसको कहा जाता है ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास। इनफॉर्मल डिवाइस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास टू रेज द मैटर्स विदाउट एनी नोट्स, बिना किसी नोट्स के इंपॉर्टेंट मैटर्स को हाईलाइट करना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास ये इनफॉर्मल डिवाइस है। कौन सी? जीरो आवर। पहला घंटा जो होता है सेशन का 11 बजे अगर स्टार्ट होता है तो 11 से 12 तक क्वेश्चन आवर चलता है। तो 11 से 12 तक क्वेश्चन आवर के बाद, दैट मीन्स आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड टिल द एजेंडा ऑफ द डे, दैट इज जो 2 बजे से स्टार्ट होता है, या जो क्वेश्चन आवर के बाद ये जो टाइम आता है 12 बजे 12 ओ क्लॉक पर, इसको कहा जाता है जीरो आवर। इसको कहा जाता है जीरो आवर। तो जीरो आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। 1 घंटा जो पहला होता है पार्लियामेंट्री बिजनेस का वो होता है क्वेश्चन आवर का, तो राइट आफ्टर 1 आवर स्टार्ट हो जाता है जीरो आवर। हम कह सकते हैं द टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा ऑफ द डे इज नोन एज जीरो आवर। एजेंडा ऑफ द डे जो गैप होती है, गैप के बाद जो स्टार्ट होता है 2 बजे से, फिर से एजेंडा ऑफ द डे, तो एजेंडा ऑफ द डे और जीरो, एजेंडा ऑफ द डे और क्वेश्चन आवर के बीच जो गैप रहती है उसको कहा जाता है जीरो आवर। उसको कहा जाता है जीरो आवर। तो 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो जीरो आवर हम कह सकते हैं टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा ऑफ द डे, या सीधे हम कह सकते हैं इट जनरली स्टार्ट्स इमीडिएटली स्टार्ट्स आफ्टर द क्वेश्चन आवर। तो ये जीरो आवर है। इंडियन जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट है इनमें ये नहीं शामिल नहीं था। ये इनफॉर्मल डिवाइस है और ये इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में लाया गया है 1962 से।
उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये स्पेशल पावर्स है, एक स्पेशल पावर है लोकसभा के पास। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आर्टिकल 75 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। So we can say they stay in the house. There are many these as far as the ministry is concerned. Ministry stays in the house. It stays in the office so long as it enjoys the confidence of the majority of the members of Lok Sabha. तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा का कॉन्फिडेंस जब तक इनको हासिल है, वो मिनिस्ट्री जो है हाउस में रहती है। लेकिन लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा पास कर सकती है रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। मोशन रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। 50 मेंबर्स का इनको सपोर्ट होना चाहिए, तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। तो रूलिंग गवर्नमेंट गिर जाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ ये हो जाता है, कलेक्टिवली हो जाता है, और ये गवर्नमेंट गिर जाती है। ये गवर्नमेंट गिर जाती है तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो स्पेशल पावर है, इसके लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, और ये लोकसभा के पास ये स्पेशल पावर है। उसके बाद एक और टर्म है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब है हर इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है, द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, उसको एड्रेस करता है प्रेसिडेंट, उसको एड्रेस करता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पॉलिसीज या प्रोग्राम्स जो होते हैं गवर्नमेंट के प्रीसीडिंग ईयर या एंसुइंग ईयर के, पास्ट ईयर और आने वाले सालों के, वो हाईलाइट करता रहता है। और ये जो एड्रेस होता है ये प्रेसिडेंट देता है दोनों हाउसेस को। एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्कस इट, इसके बाद ये डिस्कस किया जाता है दोनों हाउसेस में ऑन अ मोशन कॉल्ड द मोशन ऑफ थैंक्स। एक मोशन पे वो डिस्कस करते हैं ये प्रेसिडेंट का एड्रेस, एंड दैट वेरी मोशन इज नोन एज मोशन ऑफ थैंक्स। तो मोशन ऑफ थैंक्स में क्या होता है, फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर या फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी जनरल इलेक्शन जो होता है, वो एड्रेस करता है प्रेसिडेंट जॉइंटली टू द बोथ हाउसेस। तो ये मोशन ऑफ थैंक्स था। और जो इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट में जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर में जो सारे बिल्स हैं वो दोनों हाउसेस में डिस्कस किए जाते हैं, चाहे लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो। लेकिन जो मनी बिल है उसके बारे में स्पेशल पावर जो रहता है वो किसके पास रहता है, वो सिर्फ रहता है लोकसभा के पास, वो सिर्फ रहता है लोकसभा के पास। लेकिन कोई भी बिल हो, वो एट द एंड ऑफ द डे तब एक्ट बन जाती है जब उस पर किसके एसेंट लग जाते हैं, किसके सिग्नेचर लग जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लग जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लग जाते हैं। तो इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी पार्लियामेंट की जो मैंने आपको बता दी। तो ये इंडियन पार्लियामेंट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपको बता दी। तो इसमें इसके बाद जो आ जाता है इंडियन पार्लियामेंट में, अगर हम देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, वो आ जाता है इंडियन पार्टी सिस्टम। इंडियन पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन पार्टी सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। वे बैक प्रायर टू 1947 से पहले अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस का रोल रहा है, मुस्लिम लीग का रोल रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का रोल रहा है, रिपब्लिकन पार्टी का रोल रहा है। तो धीरे धीरे बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टी या जनसंघ, या धीरे धीरे फिर 1980s में बीजेपी या जनता गवर्नमेंट आ गई या बाकी कोalitions आ गए। तो धीरे धीरे इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो पार्टी सिस्टम बन गया वो मल्टी पार्टी सिस्टम बन गया। लेकिन राइट आफ्टर 1947 जो पॉलिटिकल सिनेरियो को, पॉलिटिकल सीन्स को इंडिया में नेशनल लेवल पे डोमिनेट किया, वो वन पार्टी सिस्टम ने डोमिनेट किया। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन की बात करेंगे तो मैदान मार लिया कांग्रेस ने। तो रीजंस क्या थे, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल की अगर बात करेंगे तो वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स है जिनको कहा जाता है, जो इमेज रहती है लोगों में, चाहे वो गांधी की बात थी, नेहरू की बात थी या बाकी लोगों की बात थी, जो मैक्सिमम मेंबर्स थे वो कांग्रेस से थे। तो वो भी एक रीजन था कि कांग्रेस कंटिन्यूअसली जीत रही थी। और दूसरा रीजन ये था लैक ऑफ अनदर स्ट्रॉन्ग पार्टी, स्टेबिलिटी बाकी पार्टीज में नहीं थी। वो भी एक रीजन था, दैट इज वाई पीपल वोट करते थे कांग्रेस को। तो पहले 3 इलेक्शन में मैदान मार लिया कांग्रेस ने। फिर 1971 के दौरान इंडिया पाकिस्तान का जो वार होता है, बांग्लादेश जो रीजन रहता है, वहां पर इंदिरा गांधी जो जिसको कहा जाता है सक्सेसर ऑफ दिस वेरी वार, उसकी वजह से जीत गए। तो वहां पर फिर वो नेशनल लेवल पर इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, लॉर्ड एक्टन ने ये कहा है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो 1975 में वो क्या हो जाता है,
इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, जो 1965 1962 और 1971 के दौरान थी। इंडिया पाकिस्तान वार और इंडिया चाइना वार की वजह से नेशनल इमरजेंसी थी, आर्टिकल 352। लेकिन 1975 में जो इंदिरा गांधी का रूल था, वो ज़्यादा करप्ट होने लगा था, करप्शन आम होने लगा था, अपोजिशन लीडर्स इम्प्रिजन किए गए थे, जेपी नारायणन मूवमेंट चला रहा था, टोटल रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, करप्शन के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी, तो वहाँ पर इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगवा दी। कैसे लगवा दी? जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने इमरजेंसी के ऑर्डर पे साइन किए और उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 लग गई 1975 से मार्च 1977 तक। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी थी। तो ये 3 इमरजेंसीज आज तक इंडिया में लगी है। तो उसके बाद फिर जनता गवर्नमेंट आती है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड रहती है। उसके बाद फिर से 1980s के बाद 88 तक ऑलमोस्ट फिर से कांग्रेस आती है। लेकिन कांग्रेस को सबसे पहले आउट क्लास कर दिया इन्होंने 19 बाकी पार्टीज ने 1977 में, क्योंकि जो बाकी पार्टीज थी, चाहे वो जनसंघ थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टीज थी, इन सब ने देखा कि कांग्रेस कंटिन्यूसली आती रहती है, कांग्रेस कंटिन्यूसली रूल करती रहती है, तो हाउ कैन वी ओवरथ्रो इट, हाउ कैन वी ओवरथ्रो इट। तो उन्होंने कहा नॉन कांग्रेसिज्म, मतलब कोएलिशन ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टीज, जो कांग्रेस के अपोजिट में थी वो सारे आपस में कोएलिशन करेंगे। तो कोएलिशन ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। आर एम लोहिया या एम एल रॉय, इन दो में से किसी ने टर्म दी है नॉन कांग्रेसिज्म, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन दो में से किसी ने दी है, या आर एम लोहिया है या एम एल रॉय है। तो नॉन कांग्रेसिज्म की बात जो उन्होंने की 1977 में, जो ये इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो 1977 में कांग्रेस को मात हो जाती है, वो जो नॉन कांग्रेसिज्म है, कोएलिशन ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टीज, वो जीत जाते हैं, तो जनता गवर्नमेंट वजूद में आती है, जनता गवर्नमेंट वजूद में आ जाती है। तो पहली बार 1977 में मुकम्मल तौर पर कांग्रेस आउट ऑफ पावर हो जाती है, आउट ऑफ पावर हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे 1980 में फिर राष्ट्रीय जनसंघ जो थी वो चेंज हो जाती है, वो पेरेंट पार्टी है, तो उसकी ऑफस्प्रिंग आती है इन द फॉर्म बीजेपी। तो बीजेपी भी वजूद में आ जाती है 1980 में जनसंघ की बेस पे। तो फिर धीरे धीरे 1988 की जब एंड होती है कांग्रेस की, तो 1989 से लेके इंडिया में स्टार्ट हो जाता है, इंडिया में स्टार्ट हो जाता है एरा ऑफ कोएलिशंस, एरा ऑफ कोएलिशंस। अगर आपसे पूछा जाएगा डिकेड ऑफ कोएलिशंस इन इंडिया, दैट इज फ्रॉम 1989 टू 1998, 1989 टू 1998, 5 से ज्यादा मरतबा इसमें गवर्नमेंट गिरी। इवन 13 दिन की गवर्नमेंट रही, 13 दिन के प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी इसमें एक बार। तो एरा ऑफ कोएलिशंस इंडिया में आया 1989 से 1998 तक। तो इंडिया में अगर हम पार्टी सिस्टम देखेंगे, इस पर कौन सा इम्पैक्ट होता है, तो जैसे मैंने पास्ट में आपको बता दिया, जब हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते थे, तो राइटिस्ट पार्टीज होती हैं, लेफ्टिस्ट होती है और सेंट्रिस्ट होती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ, जो इंडियन पार्टी सिस्टम है, इसमें जो रोल रहता है रीजनल पार्टी का भी रहता है, रीजनल पार्टी का बड़ा अहम रोल रहता है जहां तक कोएलिशन की बात है, जहां तक कोएलिशन की बात है। कभी कभार अगर जे में देखें, तो कांग्रेस के साथ एनसी रही है, बीजेपी के साथ एनसी या पीडीपी रही है। तो रीजनल पार्टीज वर्सेस नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टीज वर्सेस नेशनल पार्टी, 6 या 7 नेशनल पार्टीज है। तो नेशनल पार्टीज जो है 6 है, बाकी स्टेट पार्टीज 40 से ज्यादा है, और रीजनल पार्टी जो है ये मोर देन 1000 है, मोर देन 1000 है। तो ये सारी चीजें जो है, ये इंडियन पॉलिटिक्स में मल्टी पार्टी सिस्टम धीरे धीरे बनता गया। पहले कांग्रेस ने डोमिनेट किया सीन को, लेकिन 1989 से जो है ये कोएलिशन, एरा ऑफ कोएलिशन स्टार्ट हो गया इंडिया में। उसके बाद अगर देखेंगे 1998 में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी की कोएलिशन होती है, बीजेपी की हुकूमत होती है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1998 से 2004 तक। तो 2004 से लेके 2009 या फिर 2009 से 2014 तक कांग्रेस की रही अंडर यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। उसके बाद फिर से एनडीए, बीजेपी 2014 से एंड सिटिल। तो एरा ऑफ कोएलिशन रहता है। एरा ऑफ कोएलिशन इंडिया में अहम है। मल्टी पार्टी सिस्टम जहां पर होता है, वहां पर ज्यादा हुकूमत जो बनती है वो कोएलिशन ही बनती है, और इन कोएलिशन में छोटी छोटी पार्टीज यानी रीजनल पार्टीज का बड़ा अहम रोल रहता है। उसके बाद इंडिया, इसमें एक और चीज आती है इंडियन पॉलिटिक्स में, वो होता है वोटिंग बिहेवियर या इलेक्टोरल बिहेवियर, जिसको हम कहते हैं। तो वोटिंग बिहेवियर को कभी कभार इलेक्टोरल बिहेवियर भी कहा जाता है। तो इंडियन नेशन को जब हम देखते हैं, इट इज इंडियन सोसाइटी इज हाईली डाइवर्सिफाइड इन नेचर।
तो जहाँ तक इंडियन सोसाइटी का कंपोजिशन है, नेचर है, इट इज़ हाईली डाइवर्सिफाइड, और लिहाजा यहाँ पर जो वोटिंग बिहेवियर है या इलेक्टोरल बिहेवियर है, इस पर इन्फ्लुएंस होता है मल्टीपल फैक्टर्स का। और जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट बेस्ड यहाँ पर इलेक्शन हो जाते हैं, कास्ट बेस्ड यहाँ पे जो है टिकट्स मिल जाते हैं लोगों को, तो कास्ट की बुनियाद पे लोग वोट डालते हैं, ये हमें अपने कास्ट से है तो हम इसको वोट डालते हैं। इसी तरह लैंग्वेज की बुनियाद पे, ये हमारी भाषा बोलता है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, कल ये हमारे लिए काम करेगा, हमारी भाषा समझेगा। या कम्युनल वोटिंग, कम्युनल इलेक्शन, यानी रिलीजन बेस्ड टिकट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, या रिलीजन बेस्ड यहाँ पे रिलीजन को प्ले मतलब रिलीजन को हाईलाइट करके वोट स्नैच किए जाते हैं। या लैंग्वेज, कास्ट या इसके साथ साथ रीजन, तो रीजन के बिना पर भी यहाँ पर वोटिंग हो जाती है। रिलीजियस आइडेंटिटी या रीजनल आइडेंटिटी, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का रोल यहाँ पर रहता है। इसके अलावा करिज्मेटिक लीडरशिप यानी पर्सनालिटीज का भी रोल रहता है, चाहे फाउंडिंग फादर्स में अगर देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी, जेपी नारायणन, इनको देख के इनकी पार्टीज को वोट किया जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया, रातों रात पैसे बढ़ जाते हैं और सुबह उस पार्टी के फेवर में इलेक्शंस हो जाते हैं, वोट डालते हैं लोग, तो मनी का भी रोल यहाँ पर रहता है। और इसके अलावा जो फ्रेश इमेज रहती है गवर्नमेंट, लोगों के कानों में, लोगों के दिमागों में, वो ये रहती है जो रूलिंग गवर्नमेंट है, अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो लास्ट वाली गवर्नमेंट है, अब जो नई गवर्नमेंट आने वाली है, लेकिन दिमाग में रहता है कि इस वाली गवर्नमेंट ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो हम इसको फिर से वोट करेंगे, लेकिन अगर इसने नहीं किया है तो हम पुरानी वाली पार्टी को वोट करेंगे, क्या पता उसका चेहरा बदल गया होगा, वो आप हमारे लिए काम करेंगे। तो परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी का भी रोल रहता है, पार्टी आइडेंटिफिकेशन का भी रोल रहता है, आइडियोलॉजीज का रोल रहता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रोल रहता है वो कास्ट का रहता है, रिलीजन का रहता है, रीजन का रहता है और लैंग्वेज का रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये यहाँ पर डिपिक्ट करती हैं, डिसाइड करती है वोटिंग बिहेवियर ऑफ दी वोटर्स या इलेक्टोर्स। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इलेक्टोरल बिहेवियर के बारे में मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बता दी कि फंडामेंटल, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, कौन सा आर्टिकल आप कब पढ़ेंगे, कौन सा आर्टिकल आप कब पढ़ेंगे, उसके लिए शॉर्टकट्स है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A तक आपने पूरी तरह पढ़ना है, पूरी तरह पढ़ना है। वो मैं बता दूंगा शॉर्टकट जो फंडामेंटल राइट्स का है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैं बता दूंगा, लेकिन मैं अभी शॉर्टकट बता दूंगा कौन सा आर्टिकल्स आप कब पढ़ेंगे और इधर से कौन से आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 1 से लेके 51A तक आपने डायरेक्टली पढ़ने हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो प्रेसिडेंट के लिए आप 52 से 73 पढ़ेंगे और गवर्नर के लिए 152 से 162 पढ़ेंगे, ये एक साथ पढ़ने, वहां से प्रेसिडेंट, यहाँ से गवर्नर। इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंटर और स्टेट में, ये आपने पढ़ने हैं 74 से 78, वहां से आप पढ़ोगे, और यहाँ से आप पढ़ोगे 163 से 167। उसके बाद लेजिस्लेचर, चाहे पार्लियामेंट की बात हो या स्टेट असेंबलीज की बात हो, आप पढ़ोगे 79 से 123 और 168 से 213, ये आप एक साथ पढ़ोगे। 79 से 123 और 168 से 213 या लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद जुडिशरी की बात आती है, जब सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ोगे तब वहां से आप हाई कोर्ट पढ़ोगे। तो सुप्रीम कोर्ट आता है आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, और इसी तरह जो हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं वो आते हैं 214 से 238 तक। उसके बाद सेंटर में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 148 से 151 तक आप पढ़ेंगे, और वहां से आप सीधे आर्टिकल 239 से 300 की तरफ बढ़ेंगे, 239 से सीधे 300 की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद ट्रेड के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं 301 से 307 तक आते हैं ट्रेड के रिलेटेड, और 308 से लेके 314 तक आते हैं पब्लिक सर्विसेज के रिलेटेड। तो पब्लिक सर्विसेज के रिलेटेड उसके बाद सीधे आप पब्लिक सर्विस कमीशन पे जाएंगे, 315 से 323A और बी में फिर आते हैं ट्राइब्यूनल्स, लेकिन उसके बाद आ जाते हैं इलेक्शंस, 324 से 329 तक आते हैं इलेक्शंस, लेकिन उसके बाद जो आते हैं स्पेशल प्रोविजंस SC और STs या अदर माइनॉरिटीज के लिए, वो 330 से आगे आते हैं, 330 से आगे आते हैं। फिर आप ऐसे ही जाएंगे लैंग्वेजेस या इमरजेंसी पावर्स, फिर मिसलेनियस या अमेंडमेंट, ये सीधे आप जाएंगे। लेकिन ट्रेंड कहाँ पे रखना है, ट्रेंड सिर्फ यहाँ पे रखना है, जो आप प्रेसिडेंट पढ़ोगे वहां से आप गवर्नर पढ़ोगे।
जब आप प्रेसिडेंट के पढ़ोगे वहां से आप गवर्नर के पढ़ोगे, जब आप प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर के पढ़ोगे वहां से आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर पढ़ोगे, जब आप यहाँ से पार्लियामेंट पढ़ोगे वहां से आप असेंबली पढ़ोगे, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ोगे, जब आप यहाँ से सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे वहां से आप हाई कोर्ट पढ़ोगे, जब आप यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स पढ़ोगे तो वहां से आप हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के आर्टिकल्स पढ़ोगे। तो ये शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट से आप इन आर्टिकल्स को कब कैसे पढ़ेंगे। अब फंडामेंटल राइट्स, तो पहला जो पार्ट है आर्टिकल 1 से 4 तक, बाउंड्री, स्टेट का नाम बदलना, बाउंड्री बदलना, इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सिंपल है। सिटीजन का भी सिंपल है, सिटीजनशिप का 5 से 11 तक, लेकिन 12 से फिर 32 तक जो है या 35 तक वो फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स जो आप जिसमें अगर मुश्किल आ जाती है तो इसके लिए मैं शॉर्टकट बता दूं। फंडामेंटल राइट्स के लिए सबसे आप पहले लिखेंगे कैपिटल में EFEFER, EFEFER, ये 6 कैटेगरीज आती है EFEFER। इसमें आ जाती है इक्वलिटी, फ्रीडम, या फिर से एक्सप्लॉइटेशन, फिर फ्रीडम, फिर इक्वालिटी, या उसके बाद रेमेडियस। लेकिन अब ये जो आर्टिकल्स हैं इनका शॉर्टकट क्या है। अभी आर्टिकल फॉर एग्जांपल 14 है, आर्टिकल 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक जो आर्टिकल्स है राइट टू इक्वालिटी में आ जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए शॉर्टकट है लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स। लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स, एल यहाँ पर कैपिटल है, क्लियर्स ऑल डाउट्स, डाउट्स में डी भी कैपिटल है, ओ भी कैपिटल है, यू कैपिटल, बी स्मॉल, डी कैपिटल, ओ कैपिटल, यू कैपिटल, बी स्मॉल, टी कैपिटल और एस स्मॉल। लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स, तो लॉ में जो एल कैपिटल है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, यानी इक्वल बिफोर, राइट टू इक्वालिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। और जो डाउट्स है दैट मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट एटसेट्रा, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। O stands for equality of opportunity as far as matters in public employment are concerned. U capital, B small, abolition of untouchability, आर्टिकल 17 abolition of untouchability। उसके बाद T कैपिटल और S abolition of titles, abolition of titles। ये शॉर्टकट है पहली कैटेगरी के लिए। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम, उसमें आ जाता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें 2 शॉर्टकट्स हैं। पहले वाले के लिए आर्टिकल 19 के लिए सैम, SAAM, सैम रिजाइड्स का सैम पूरा कैपिटल, SAAM ये पूरा कैपिटल। उसके बाद रिजाइड्स का R कैपिटल, इन पोलैंड का P कैपिटल, सैम रिजाइड्स इन पोलैंड। तो सैम रिजाइड्स इन पोलैंड, ये वो आर्टिकल्स हैं जो आर्टिकल 19 के तहत हमें मिलते हैं, कुछ फ्रीडम्स हमें मिलते हैं। सैम रिजाइड्स इन पोलैंड, तो इसमें आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, असेंबल पीसफुली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेजिडेंस, फ्री रेजिडेंस इन पोलैंड का पी क्या है, प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन या ट्रेड ऑन ऑफ कैरी ऑन कर सकते हो। तो सैम रिजाइड्स इन पोलैंड, ये आर्टिकल 19 के वो 6 फ्रीडम इसमें आते हैं। या तो सैम रिजाइड्स इन पोलैंड इसके लिए शॉर्टकट है, आर्टिकल 19 में जो आते हैं 6 फ्रीडम्स इनके लिए सैम रिजाइड्स इन पोलैंड। या हम ये कह सकते हैं जो हमने पहले बोला, लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स, लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स एंड गिव्स अस 6 फ्रीडम्स, कौन से 6 फ्रीडम्स, सैम रिजाइड्स इन पोलैंड गिव्स अस 6 फ्रीडम्स, 4 क्लियर प्रोटेक्शंस, ये 4 प्रोटेक्शंस कौन है। 4 क्लियर प्रोटेक्शंस में अगर हम देखेंगे, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो 4 प्रोटेक्शन मैंने बता दी, तो एक आ गई प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A राइट टू एजुकेशन जो 86th अमेंडमेंट से 2002 में ऐड हुआ। और जो चौथी प्रोटेक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो लॉ गिव्स अस 6 फ्रीडम, लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स, गिव्स अस 6 फ्रीडम्स,
and four protections. Four protections. The law gives us six freedoms and four clear protections. Still there is exploitation of women and children. Still there is exploitation of women and children. ये exploitation of women and children क्या है? Right against exploitation. Article 23 and 24. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. Prohibition of employment of children in factories. So still there is exploitation of women and children. उसके बाद जो कैटेगरी आती है 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके लिए क्या है? CON कौन, सारा कैपिटल, CON कौन कैपिटल ये है, MAN मैन ये भी कैपिटल है, इवेड्स टैक्स अटेंडेंस, टैक्स पूरा कैपिटल, अटेंडेंस भी पूरा कैपिटल, कौन मैन इवेड्स टैक्स अटेंडेंस। कौन मैन वो होता है जो डिसऑनेस्ट होता है, इलीगल काम करता है, डिसऑनेस्ट होता है, डिसरेस्पेक्टफुल होता है, तो कौन मैन इवेड्स टैक्स अटेंडेंस। तो आर्टिकल 25 अगर हम देखेंगे, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ऑफ रिलीजन, तो कौन। फिर मैन, मैनेजमेंट 26 में क्या आ जाता है? मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कौन मैन, कॉन्शियस, मैन मैनेज, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ऑफ एनी रिलीजन, फ्री प्रोफेशन, फ्री कॉन्शियंस ऑफ एनी रिलीजन, मैन फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स 26, 27 में आ जाता है। अब यहां पर है कौन मैन इवेड्स टैक्स अटेंडेंस, तो टैक्स की बात आती है तो वो 27 में आता है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर पेमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो 28 में अटेंडेंस की बात आती है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कौन मैन इवेड्स टैक्स अटेंडेंस, कौन मैन इवेड्स टैक्स अटेंडेंस। तो इसके बाद आ जाता है, इसके लिए शॉर्टकट कौन मैन के बाद तो पहले से पढ़ेंगे, लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स and gives us 6 freedoms, 4 clear protections. Still there is exploitation of women and children. Cohn man evades tax attendance by destroying India's culture and education. By destroying India's culture and education. By destroying India's culture and education कैसे है? आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटी राइट्स है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, या राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो उनका कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए तामीर करने, तो माइनॉरिटी राइट्स हैं ये जो 29 और आर्टिकल 30 में आ जाते हैं। तो कौन मैन इवेड्स टैक्स अटेंडेंस एंड destroys India's culture and education, only Supreme Court can save us. Only Supreme Court can save us. That means Article 32 by getting writs, right to constitutional remedies, जिसको कहा गया अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारा शॉर्टकट था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आई एम रिपीटिंग इट। लॉ क्लियर्स ऑल डाउट्स and gives us 6 freedoms, 4 clear protections. Still there is exploitation of women and children. Cohn man evades tax attendance by destroying India's culture and literature. Only Supreme Court can save us. Only Supreme Court can save us. और आर्टिकल 19 के जो 6 फ्रीडम्स है उनके लिए ये भी है, सैम रिजाइड्स इन पोलैंड, SAAM कैपिटल, रिजाइड्स का R कैपिटल, पोलैंड का P कैपिटल, सैम रिजाइड्स इन पोलैंड। तो ये शॉर्टकट था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उसके बाद डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स के बारे में शॉर्टकट है। तो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स जो है उसमें बात आती है जो क्लासिफिकेशन अगर हम उनकी देखेंगे तो सोशलिस्ट भी है, गांधीयन भी है और लिबरल इंटेलेक्चुअल भी है, लिबरल इंटेलेक्चुअल भी है। अगर हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को देखेंगे उनके लिए जो शॉर्टकट है वो है LDC PHC, LDC और PHC। तो LDC goes to societies, PHC least developed countries goes to societies public health center, public health center, LDC goes to societies, PHC। अब देखिए ये LDC क्या है और PHC क्या है, LDC क्या है और PHC क्या है। अगर LDC की बात करेंगे दैट मीन्स राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, नंबर 1। जो D है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो C है दैट इज प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ वेल्थ,
या प्रिवेंशन ऑफ दिस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज डी, और सी जो है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स। तो आ गया एलडीसी। अब इसमें पीएचसी कहाँ है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब एच की बात है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, तो एच भी आ गया। अब सी की बात है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो आ गया सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स एल डी सी पी एच सी। LDC, least developed countries goes to societies public health center, तो LDC livelihood, distribution, concentration, pay, health and children, ये आ गए सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अब गांधीन प्रिंसिपल्स है, तो गांधी ने क्या बोला है? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स नहीं लेनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज पंचायत होनी चाहिए, ये जो ये माइनॉरिटीज है इनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, या काउ की प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो गांधी ने ये जो चीजें बताई हैं इसमें मेन चीजें हैं अल्कोहल, काउ, कोऑपरेटिव, कटेज, विलेज और शेड्यूल्ड कास्ट्स। अब इसके लिए एक पैराग्राफ है, वो आपने याद रखना है, और उसी पैराग्राफ से आप देख सकते हैं ये जो गार्डियन प्रिंसिपल्स निकलती है। इमेजिन अ विलेज where people live in cottages, imagine a village where people live in cottages, they have formed Amul cooperative society. Imagine a village where people live in cottages, they have formed Amul cooperative society where they pool cow's milk, there is no discrimination with Dalits, and alcohol is completely banned or prohibited. Imagine a village, to village panchayats, where people live in cottage industries, the cottage industries. They have formed Amul cooperative societies, तो cooperative society यहाँ आ गई। Where they pool cow's milk, तो cow यहाँ पर आ गया। There is no discrimination with Dalits, तो SCs यहाँ पर आ गए। And alcohol is completely prohibited, तो यहाँ पर intoxicating drugs भी आ गए। तो ये पैरा है गांधीन प्रिंसिपल्स को याद रखने के लिए। उसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के लिए आप क्या रखेंगे? जेपी सीमेंट, पूरा कैपिटल जेपी सीमेंट, JPCEMENT। अब देखिए 44 में जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन कंट्री वन रूल, जो क्या है जैसे वन कंट्री वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 48 मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। 48A protect and improve environment and protect forests. 49 protect monuments of national importance. 50 separation of judiciary from executive. 51 international peace and security, international peace and security। फिर से I am repeating, 44 uniform civil code, 45 early childhood care and education, 48 modernize agriculture and industry, 48A protection and improvement of environment and protection of forests, 49 protection of monuments of national importance, 50 separation of judiciary from executive, 51 international peace and security। अब यहाँ पर जेपी सीमेंट की बात है। देखो जो जेपी है ये 50 और 51 है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जे है, जो पी है दैट इज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर सीमेंट की बात रहती है। सीमेंट जो सी है दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो ई है, जो पहला ई है जेपी सीमेंट में, जो पहला ई है दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद जो एम है दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। उसके बाद जो ई है दूसरा ई दैट इज एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। तो दूसरा ई एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पहला ई एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आ जाता है NAT, नेशनल, या जेपी सीमेंट में ये NT आ जाता है, तो उसमें जे आ गया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन, पी आ गया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सी आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड,
पहला ई आ गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एम आ गया मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, दूसरा ई आ गया प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स, उसके बाद एनटी, एनटी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो एलडीसी पीएचसी गांधी के लिए वो पैराग्राफ है और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स के लिए जेपी सीमेंट है, जेपी सीमेंट है। तो ये शॉर्टकट था किन के लिए, ये शॉर्टकट था टू रिमेंबर फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट में कुछ कमिटीज आ जाती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडियन पार्लियामेंट में देखेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात है तो जो 1921 में बनी थी अंडर इंडियन एक्ट ऑफ 1919, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो 22 मेंबर्स है उसमें 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से हैं, 15 लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं। एस्टिमेट्स कमेटी वाहिद वो कमेटी है जिसके 30 मेंबर्स और 30 के 30 सिर्फ लोकसभा से। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 22 मेंबर्स है, 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से। एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स है और 30 के 30 लोकसभा से हैं। और जो कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो 1964 में बनी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स 1964 में वजूद में आई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। इसमें भी 15 मेंबर्स है, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। ये 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज थी। इसके अलावा जो रेलवे बजट और जनरल बजट था ये 1921 में सेपरेट किया गया था एक्वर्थ कमेटी ने। रेलवे बजट और जनरल बजट वाज सेपरेटेड इन 1921 बाय एक्वर्थ कमेटी, लेकिन रिसेंटली 2017-18 में ये मर्ज हुआ है। तो अरुण जेटली जिनकी डेथ ऑलरेडी हुई है तो वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने जिन्होंने मर्जिड ये जो बजट था रेलवे और जनरल बजट वो मर्जिड पेश किया था 2017-18 बजट सेशन में। तो ये सेपरेट हुआ था 1921 में एक्वार्थ कमेटी के थ्रू, लेकिन ये डेब्रॉय कमेटी जो 2016 में उनकी रिकमेंडेशंस पे ये जनरल बजट और रेलवे बजट मर्ज हुआ और 2017-18 से ये प्रेजेंट किया गया कलेक्टिवली। So this was all about all important things about Indian Parliament, about Indian party system and about Indian parliamentary democracy as well as electoral behavior। और मैंने आर्टिकल्स के बारे में बता दी कब कौन सा पढ़ना है और फंडामेंटल राइट्स और इन पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने शॉर्टकट्स भी बता दिए। और इन जनरल आपने 1 से लेके 51A तक आपने जनरली आर्टिकल्स पढ़ने हैं और 300 से आगे भी आपने जनरली आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो 300 यानी 52 से लेके 300 तक आपने आर्टिकल्स एक सीक्वेंस से पढ़ने हैं। जब यहाँ से स्टेट पढ़ोगे वहां से सेंटर पढ़ोगे तो उस हिसाब से पढ़ने हैं। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन फेडरलिज्म एंड जुडिशरी।